लेट्स से हमारे पास एक बीम ए बी है जिसके ऊपर लोड डब्ल्यू और लोड पी अप्लाइड है, और यहाँ पे हमारे पास लेटस के फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस x एक स्मॉल एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं dx, जिसकी लेंथ dx है, और लेट से हमने पॉइंट x के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया है और अगेन हमने dx के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा किया है। तो लेट अस इन दो टेंजेंट्स के दरमियान, ठीक हो गया, एक एंगल थीटा है। अब हमने थ्योरम्स की डेरिवेशंस करनी है। अब डेरिवेशंस रिलेटेड है डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम्स। तो पहले हम डिफ्लेक्शन को देखेंगे। अब देखें यहाँ पे अप्लाइड लोड के अगेंस्ट इंटरनल shear force and bending moments in the beam जनरेट होती हैं, and the deformation of the beam is caused by both internal shear force and bending moments. But if beam has a length that is considerably greater than its depth, the deformation due to shear force is small and is neglected here. अब in the most common cases हमारे पास जो बीम्स होती हैं उनकी डेप्थ कम होती है एज कम्पेयर टू देयर लेंथ और स्पैन, ठीक हो क्या। फिर हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि इस बीम के अंदर जो डिफ्लेक्शन है दैट इज ओनली ड्यू टू इंटरनल बेंडिंग मोमेंट, और शियर फोर्स की वजह से जो उसके अंदर बेंडिंग आ रही होती है हम उसको नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब लेटेस्ट हमने ये स्मॉल सेगमेंट डी एक्स यहाँ पे लिया है, इस पॉइंट के ऊपर बीम का हमने सेक्शन कट किया है और हमने इसको यहाँ पे शो किया है। अब लेटस के एट न्यूट्रल एक्सिस इस सेगमेंट की जो लेंथ है वो डी एक्स है, और न्यूट्रल एक्सिस के वाई डिस्टेंस अबव इसकी लेंथ डी एस है। अब जब इस एलिमेंट के ऊपर एक लोड P या W अप्लाई हुआ है तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन अकर हुई है, और हमने फिर इसको एक एनलार्ज व्यू में शो किया है। हमारे पास ये एलिमेंट है, अब हमारे पास जो dx है, ठीक हो कि ये एक एनलार्ज व्यू है, हमारे पास dx ये लेंथ है और ds हमारे पास अब ds डैश है। अब यहाँ पे देखें कि लेटस हमारे पास जो dx है दैट इज एक्चुअली लाइंग ऑन द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक हो कि ये बिल्कुल एट द मिड ऑफ द बीम है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है। अब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो एलिमेंट होती है उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होती, डिफॉर्मेशन ऑन द एलिमेंट इज जीरो, तो इसकी लेंथ dx एज इट रहेगी, लेकिन इससे y डिस्टेंस अबव जो एलिमेंट ds था, ठीक हो गया, क्योंकि वो कंप्रेशन साइड के ऊपर है तो उसके अंदर एक कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन आई है। लेटस अब उसकी जो डिफॉर्मेशन है ds डैश है। अब अगर हम इनके रेडियल एक्सिस को ड्रा करें तो ये लेटस एक पॉइंट ओ डैश के ऊपर जाके मीट करते हैं, और साथ दैट के इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनता है दैट इज डी थीटा, और लेटस के इनका फ्रॉम दिस पॉइंट टू पॉइंट ओ जो डिस्टेंस है दैट इज पी कह लें, रो कह लें, लेटस कोई डिस्टेंस है जिसको हम रो या पी का नेम दे रहे हैं। और ये डिफॉर्मेशन जो आई है that is due to a bending moment m which is internally applied due to applied loading। क्लियर? इस फिगर में किसी को कंफ्यूजन हो? क्लियर है सर। नो सर। हमारे पास एक एलिमेंट था, हमने इस dx को यहाँ से कट करके यहाँ पे शो किया है, और उसकी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो लेंथ है दैट इज dx। अभी जब लोड अप्लाई हुआ है तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे जो होगा उससे ऊपर जो होगा वो शॉर्ट होगा, कंप्रेस्ड होगा। हमने उसको एनलार्ज व्यू में शो किया है। अब देखें अगेन द आर्क dx, क्योंकि लेट्स ये हमारे पास अब एक कर्व शेप में है। द आर्क dx represents a portion of elastic curve that intersects the neutral axis for each cross section। dx बीम के हर क्रॉस
from point A to B, dx is lying on the neutral axis. Rho measured from point of origin to dx. माइक बंद करो। अनस भाई माइक बंद करते हैं। सर आप म्यूट ऑल कर दें। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रो, ठीक हो गया। अब देखिए dx जो है वो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर था, उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं हुई, लेकिन एनी अदर एलिमेंट देन dx इज सब्जेक्टेड टू अ नॉर्मल स्ट्रेन, ठीक हो गया। अब अगर न्यूट्रल एक्सिस से अबव होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगी, अगर न्यूट्रल एक्सिस से बिलो होगी तो टेंसाइल स्ट्रेन होगी। अब लेटस हमारे पास ये जो एलिमेंट ds है, ठीक हो क्या, लेटस इसके अंदर जो स्ट्रेन हुई है, आफ्टर द स्ट्रेन इसकी लेंथ ds डैश बनी है। अब अगर हम इस एलिमेंट के अंदर इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेन को मेजर करना चाहें तो हमारे पास स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक हो क्या। चेंज इन लेंथ कितनी होगी, चेंज इन लेंथ ds माइनस ds डैश होगी, ओरिजिनल लेंथ माइनस चेंज लेंथ, that will be change in length over original length will be ds। तो हमारे पास स्ट्रेन इन द आर्क ds, हम आर्क क्यों कह रहे हैं, हम आर्क इसलिए कह रहे हैं कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक सर्कुलर आर्क शेप एलिमेंट है, ठीक है, कि आफ्टर द डिफॉर्मेशन। तो इसके अंदर जो स्ट्रेन अकर हुई है चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, तो ds माइनस ds डैश या ds डैश माइनस ds ओवर ds, और हमारे पास अगर हम देखें ds इज इक्वल टू dx, यहाँ पे ओरिजिनली दोनों इक्वल थे बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ लोड, बिफोर द डिफॉर्मेशन ds वाज इक्वल टू dx। और हमारे पास अगर हम आर्क लेंथ कैलकुलेट करें, ठीक है, इसको देखते हुए, तो आर्क लेंथ जैसे हमारे पास आर्क लेंथ के लिए फार्मूला होता है l इज इक्वल टू r थीटा, ठीक है, l इज द लेंथ ऑफ द आर्क और r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो हमारे पास dx और ds जो कि बिफोर द डिफॉर्मेशन इक्वल थी, तो उनके लिए जो आर्क लेंथ बनेगी दैट विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास रेडियस है रो या p, ठीक हो गया, p d थीटा, ठीक हो गया, ये हमारे पास थीटा है। और हमारे पास आर्क लेंथ ds डैश के लिए जो रेडियस बनेगा, ठीक हो गया, वो हम p से, टोटल हमारे पास p था, p से हम डिस्टेंस y माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेडियस बनेगा फॉर द ds डैश। तो ds डैश विल बी इक्वल टू r इंटू थीटा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। लेटस हमारे पास इक्वेशन 1 है और इसको हम p माइनस वाई डी थीटा माइनस रो डी थीटा, ये हमारे पास ds डैश की वैल्यू है, ये हमारे पास ds की है और ds, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन और एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू माइनस वाई ओवर p। या हम इसको रीअरेंज करेंगे, हम y को इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आएंगे, माइनस ई एप्सिलॉन ओवर y इज इक्वल टू 1 ओवर रो या 1 ओवर p, और हमारे पास 1 ओवर p विल बी इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन ओवर y। अब एप्सिलॉन हमारे पास स्ट्रेस है और स्ट्रेस का हमारे पास फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन और सॉरी स्ट्रेस ओवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, स्ट्रेस ओवर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिग्मा ओवर ई। अब हमारे पास स्ट्रेस का एक और फार्मूला जो है दैट इज my ओवर i, ठीक है क्या, बेंडिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट y और डिस्टेंस ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया i। और लेटस हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये स्ट्रेस जो है ये नेगेटिव है, इसलिए हम उसको नेगेटिव शो कर रहे हैं। अब ये सिग्मा की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू बनेगी माइनस my ओवर ei, ठीक है क्या।
हम यहाँ पे जस्ट अज्यूम किया है कि ये जो स्ट्रेस है ये नेगेटिव है, तो उसके लिए हमने उसके साथ साइन नेगेटिव किया है। तो एप्सिलॉन हमारे पास my/ei। अब इस एप्सिलॉन की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास 1/p एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की है, तो my/e मल्टीप्लाइड by नेगेटिव साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास 1/p विल बी इक्वल टू m/ei। अब देखें, जब स्टार्ट में हमने देखा था कि dx वाज इक्वल टू p d थीटा, ठीक है, कि यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल के इस पे पुट कर देंगे, तो p विल बी इक्वल टू dx ओवर d थीटा, और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1/dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू m/ei, या इसको हम रीअरेंज करेंगे तो d थीटा ओवर dx, d थीटा इक्वेशन के ऊपर इसके ऊपर आ जाएगा, तो d थीटा ओवर dx विल बी इक्वल टू m/ei, या इसको हम रीअरेंज करेंगे d थीटा इज इक्वल टू m/ei dx। अब देखें ये जो थीटा की वैल्यू है, ठीक हो क्या, ये हमने फाइंड आउट की है फॉर दिस स्मॉल एलिमेंट dx, ठीक हो क्या। अब अगर हम यहाँ पे फाइंड कर रहे थे, अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, ठीक हो क्या, तो हमें इस पॉइंट की स्लोप आ जाएगी, ठीक हो क्या, विच इज एट अ डिस्टेंस विच इज विद डिस्टेंस x, ठीक हो क्या। सिंपली हम पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल गिव द स्लोप ऑफ दिस कर्व। So integrating from point A to B on the elastic curve, theta B measured from A will be equal to A limit A to B m/ei dx। अब देखें ये हमारे पास इक्वेशन है फॉर द फर्स्ट थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम की यहाँ से जो स्टेटमेंट बनेगी दैट विल बी थ्योरम नंबर 1 स्टेटमेंट, द चेंज इन स्लोप, ठीक हो गया, थीटा between any two points on the elastic curve equals the area of m/ei diagram between these two points, ठीक हो क्या। अब एक्चुअली ये इंटीग्रेशन ऑफ m/ei dx इज द एरिया फ्रॉम पॉइंट A to B। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 1 था, ठीक हो क्या, द चेंज इन स्लोप बिटवीन एनी टू पॉइंट्स on the elastic curve equals the area of m/ei diagram between these two points। लेकिन हम यहाँ पे ये चीज समझेंगे कि m/ei डायग्राम क्या है। अब लेटेस्ट हमारे पास एक बीम है जिसके ऊपर एक लोड अप्लाइड है। अब इसकी वजह से इसके अंदर जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है लेटेस्ट, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है हम उसको m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब देखें इस बीम की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो E है, और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I है, ठीक हो क्या। E और I का इलास्टिसिटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्रोडक्ट होता है हम इसको फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हैं, ठीक हो क्या, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। चले यहाँ पे अभी मेरे पास पेन नहीं है तो सही नहीं लिखा जाएगा। तो अगर हम इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को इस फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या ई और EI से डिवाइड करें, तो अब हमारे पास जो डायग्राम बना है दैट इज m/ei डायग्राम, ठीक हो क्या। अब इसका जो एरिया बनेगा दैट इज द एरिया ऑफ m/ei डायग्राम। क्लियर। सिंपली हम प्रीवियसली जो स्टडी कर रहे थे जस्ट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को स्टडी कर रहे थे, अब उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को डिवाइड कर दिया है हमने फ्लेक्सुरल रिजिडिटी के ऊपर, तो अब हमारे पास जो नया डायग्राम बनेगा दैट विल बी m/ei डायग्राम। क्लियर।
अब देखिए ये हमारे पास एक यूनिफॉर्मली लोडेड बीम ए बी थी, तो उसका जो एमओ ये डायग्राम है यहाँ पे शोन है। अब देखें द नोटेशन बी ओवर ए इज रेफर्ड एज द एंगल ऑफ टेंजेंट एट बी मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू टेंजेंट एट ए। अब लेटेस्ट हमारे पास ये इलास्टिक कर्व है फ्रॉम ए से बी। अब टेंजेंट पॉइंट ए के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया है, दैट इज टेंजेंट ए, और टेंजेंट पॉइंट बी के ऊपर हमने टेंजेंट ड्रा किया है टेंजेंट बी। अब थीटा बी ओवर ए जो है, ठीक हो गया, दैट इज द एंगल ऑफ टेंजेंट बी मेजर्ड फ्रॉम द टेंजेंट ए। ठीक हो गया, टेंजेंट ए से हमने मेजर किया है टेंजेंट बी तक का एंगल। ठीक हो गया, ये ऐसे ही है जैसे हम किसी वेक्टर का, किसी चीज का हम एंगल मेजर करते हैं फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, लेट्स से ये हमारे पास वेक्टर आर था और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास ये जो थीटा है, ठीक हो गया, थीटा ऑफ वेक्टर आर मेजर्ड फ्रॉम द एक्स। और यहां पे हमारे पास थीटा बी ओवर ए इज द एंगल ऑफ टेंजेंट बी मेजर्ड फ्रॉम द टेंजेंट ए। और इसी तरह अगर हम टेंजेंट बी से टेंजेंट ए का एंगल मेजर करें तो दैट विल बी थीटा ए ओवर बी। अच्छा, आप इसी बीम को हम एज ए एग्जांपल लें, ठीक हो गया, और लेटस हमारे पास ए से एटा से डिस्टेंस x के ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट हमने dx लिया है जैसे प्रीवियस हमने लिया था। अब जरा देखें, यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रा किया है जस्ट बिफोर द dx, और ये है ऊपर, ये हमारे पास जो टेंजेंट ड्रा है हम इसको शो कर रहे हैं। ठीक हो गया, दिस टेंजेंट इज ड्रॉन जस्ट द स्टार्ट ऑफ द dx। ठीक हो, ये पॉइंट इसको डिनोट कर रहा है। फिर हमने इसके नीचे एक और टेंजेंट ड्रा किया है जहां पे dx जाके एंड हो रहा है, जहां पे ये पॉइंट शोन है। यहां से हमने एक और टेंजेंट ड्रा किया है, और फिर हमने पॉइंट बी से एक टेंजेंट ड्रा किया है, वो नीचे शोन है। अब लेटेस्ट हमारे पास ये जो dx से पहले और dx के बाद हमने टेंजेंट ड्रा किए हैं, जो यहाँ पे शोन है, मैं उसको जरा एक सर्कल ड्रा करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ। हमारे पास जस्ट बिफोर द dx जो टेंजेंट था वो ये है, और जस्ट आफ्टर द dx जो टेंजेंट हमने ड्रा किया है वो हमारे पास ये है। ठीक हो गया, अब अगर हम देखें, अब ये जो टेंजेंट्स हैं ये बिल्कुल सेम सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जैसे हमने ऊपर कंसीडर किया था यहाँ पे। ठीक हो गया, अब एक टेंजेंट हमने ये ड्रा किया हुआ है, एक टेंजेंट ये ड्रा किया है। अब ये दोनों टेंजेंट जाके एक पॉइंट ओ के ऊपर लेट से जाके मीट करेंगे। अब लेट अस इनके दरमियान जो वर्टिकल डेविएशन है यहाँ पे, ठीक हो गया, यहाँ से इसका डिफरेंस जो है अगर हम पॉइंट ए के जस्ट बिलो मेजर करें तो दैट इज dt। ठीक हो गया, और अगर हम इनकी आर्क लेंथ देखें तो लेट अस दैट इज ds डैश। ठीक हो गया, और लेट से हमारे पास पॉइंट ए से टेंजेंट बी तक का डिस्टेंस अगर हम पॉइंट ए से लाइन ड्रा करके मेजर करें तो लेट अस हमारे पास ये जो डिस्टेंस है दैट इज t a और b। अच्छा, लेट से हम अज्यूम कर रहे हैं कि the slope and deformation of the elastic curve are assumed to be very small, so the tangent of each segment is equal to x। ठीक हो गया, अब एक्चुअली अगर हम देखें, ये तो हम एक एनलार्ज व्यू देख रहे हैं, वैसे अगर हम देखें तो इलास्टिक कर्व जो होता है उसकी जो डिफ्लेक्शन है दैट इज वेरी स्मॉल। अब वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शंस के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस x है, ठीक हो गया, that is equal to the its length is equal to tangents these two tangents। ठीक हो गया,
दैट आर बोथ इक्वल टू x। और लेट अस हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस dt है, ठीक हो क्या, दैट इज इक्वल टू द आर्क लेंथ ds डैश। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है? सो गए हो? जिया, बिलाल किधर बैठे हो? साजिद कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिलाल आवाज मेरी आ रही है? फुरकान आवाज आ रही है मेरी? फुरकान बिलाल आवाज आ रही है? बिलाल आपकी आवाज मेरे तक क्यों नहीं आ रही? मेरे ख्याल में कोई वॉइस का इशू आ रहा है। मैं इसको मीटिंग को एंड करके दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ।